Good morning, this is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. Dear students, today we are going to continue read series. हम लोग रीड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं. इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक बताना चाहूँगा आप लोगों को. इन्फॉर्मेशन ये है कि आज यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा. देखिए कंजक्शंस चल रहे हैं यानी कि लिंकिंग डिवाइसेस चल रहे हैं, आज ख़त्म हो जाएंगे. इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर सीरीज़ में करा चुका हूँ. तो यूनिट 1 के 2 टॉपिक्स, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रीड की तैयारी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव ग्रामर में जाकर वो सारे वीडियोज़ आप देख लें. किस टॉपिक के हैं वो वीडियोज़? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और हम लोग आज ख़त्म करने वाले हैं लिंकिंग डिवाइसेस. और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर प्रॉपर एक अनसीन पैसेज होगा और उस अनसीन पैसेज में से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा. डिट्टो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस की. इन्फ्रेंसेस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, लिंकिंग डिवाइसेस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस तरीके से करना है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस तरीके से करना है, ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जब तक आपको क्या करना है कि जो यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं वो सब रिवाइज़ करने हैं. आपको आनंद तभी आएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जब आप सारी चीज़ें रिवाइज़ कर चुके होंगे. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे वीडियोस रिवाइज़ कर लें, आप लिंकिंग डिवाइसेस टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज़ कर लें और तभी आप नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ें. देखिए रीट में एक छोटा सा पोर्शन है जो लिंकिंग डिवाइसेस हम लोग कर रहे हैं. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि कौन सा लिंकिंग डिवाइसेस किस कैटेगरी में आता है. सेकंड हमने स्टार्ट किया था एक दूसरे के लिए, जैसे आइदर ऑफ, आइदर और, नाइदर, नो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नो, सूनर देन, ऑल दो, येट, दो, येट, इस टाइप की चीज़ें थी. फिर हमने सीखा था कि हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर किस तरीके से कंजक्शन का काम करते हैं. और आज हम कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पेयर्स सीखेंगे. आपको कंजक्शंस एक जैसे लगते हैं लेकिन डिफरेंस होता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. स्टार्ट करें. देखिए फर्स्ट पेयर आ रहा है आपके सामने, वो है, फर्स्ट पेयर है बिकॉज और देयरफॉर. फर्स्ट पेयर है बिकॉज और देयरफॉर. चले पहले ध्यान से आप समझिएगा, बाद में लिखिएगा. बिकॉज का यूज़ करते हैं रीज़न के लिए और देयरफॉर का यूज़ करते हैं रिजल्ट के लिए. यानी कि बिकॉज अपने बाद आने वाले सेंटेंस या क्लॉज में क्या शो करेगा? रीज़न, कारण. और देयरफॉर क्या शो करेगा? रिजल्ट, परिणाम. फॉर एग्जाम्पल, many children in India don't enjoy their spring dash. They are poor. आपके पास 2 ऑप्शन है. नंबर 1 एक है बिकॉज, नंबर 2 है, एक है देयरफॉर. Many children in India don't enjoy their spring dash. They are poor. भारत में कई विद्यार्थी, कई बच्चे अपना जो स्प्रिंग होता है, जो उनका सुनहरा समय होता है जीवन का, जिसे बोलते हैं बचपन, तो बहुत सारे बच्चे भारत के अंदर अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते हैं. वो बचपन के टाइम में क्या करते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है होटल्स में, टी स्टॉल्स पर और डिफरेंट प्लेसेस पर. काम क्यों करना पड़ता है? अगर हम लगाते हैं बिकॉज,
वो अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते हैं बिकॉज कारण है दे आर पुअर, क्योंकि वो गरीब हैं, या फिर इसीलिए वो गरीब हैं। सेंस लगाना पड़ेगा। देखिए एक सेंस निकल रहा है, कई बच्चे भारत में अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे गरीब हैं। और एक सेंस निकल रहा है, कई बच्चे अपना बचपन भारत में एंजॉय नहीं कर पाते हैं इसीलिए वो गरीब हैं। तो बताइए क्या फिट रहेगा, क्या लगाना पड़ेगा हमें? इसीलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि राइट आंसर बनेगा बिकॉज। यस, आपको सेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि रीज़न बता रहा है, रीज़न है क्योंकि वो गरीब है इसीलिए वो अपना जीवन जो बचपन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, अच्छा सीजन होता है ज़िंदगी का, उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, शी वर्कड हार्ड dash she got first rank। नेक्स्ट सेंटेंस है she worked hard dash she got first rank। ऑप्शन है बिकॉज, सेकेंड therefore। अब सेंस लगाते हैं, पहले बिकॉज लगा के देखते हैं। देखिए उसने मेहनत की थी क्योंकि उसे फर्स्ट रैंक मिली थी। उसने मेहनत की थी क्योंकि उसे फर्स्ट रैंक मिली थी, या फिर उसने मेहनत की थी इसीलिए उसे फर्स्ट रैंक मिली थी। तो राइट चॉइस क्या रहेगी आपकी? देयरफॉर। सेंस निकालना पड़ेगा, इंग्लिश को समझना पड़ेगा। देयरफॉर। चलिए वन मोर एग्जाम्पल, What's economy? What's economy? Is facing the worst time। संसार की इकोनॉमी सबसे बुरे समय को फेस कर रही है। डैश ऑफ कोविड-19। बताइए क्या लगाओगे? संसार की इकोनॉमी सबसे बुरे समय को फेस कर रही है, सबसे बुरे समय का सामना कर रही है, इसीलिए कोविड-19 है या कोविड-19 की वजह से? बताइए बिकॉज या देयरफॉर? बोलिए कम ऑन। बिकॉज इज द राइट चॉइस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज एंड देयरफॉर। बिकॉज इज यूज्ड फॉर रीजन, ऑन द अदर हैंड देयरफॉर इज यूज्ड फॉर रिजल्ट। इज दैट क्लियर? श्योर। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेयर है वो है बट और येट। देखेंगे क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पेयर है हमारा बट और येट। एक क्लास की तरह एंजॉय करो आप, एकदम जैसे क्लास चल रही है लाइव आपके सामने, ठीक है? नथिंग इज आर्टिफिशियल, एवरीथिंग इज नेचुरल। नेक्स्ट पेयर है हमारा बट एंड येट। ये स्टिल भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। दो चीज़ आपके सामने, बट येट या फिर स्टिल। ध्यान दीजिए, अगर आपका वर्क पॉजिटिव हुआ है, अगर आपका वर्क पॉजिटिव हुआ है और रिजल्ट निकला है नेगेटिव, तो हम क्या यूज़ करेंगे? बट। समझते चलना। और दूसरी तरफ आपका वर्क नेगेटिव हुआ है और रिजल्ट निकला है पॉजिटिव, तो हम क्या यूज़ करेंगे?
येट या फिर स्टिल। देखिए he burnt his midnight oil dash he couldn't pass the exam। ऑप्शन दिया, ध्यान से समझते चलिएगा, बट या फिर येट। तो देखिए ही बर्न्ट हिज मिडनाइट ऑयल, उसने जी तोड़ मेहनत की, खूब मेहनत की। ये एक फ्रेज होता है, इडियम होता है, बर्न मिडनाइट ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है जी तोड़ मेहनत करना। पुराने ज़माने में लोग लाइट से नहीं पढ़ा करते थे, लैंप हुआ करता था, लैंप ऑयल का, तो लैंप जलाकर लोग पढ़ा करते थे। और पढ़ने वाले जब तक पढ़ा करते थे जब तक उस लैंप का ऑयल ख़त्म नहीं हो जाए। देर रात्रि तक पढ़ना। जिस लैंप से आप पढ़ रहे हो उस लैंप के तेल को जला देना, राख कर देना, जब तक पढ़ाई करना, जी तोड़ मेहनत करना, ताबड़तोड़ मेहनत करना। उसे क्या बोलते हैं? बर्न मिडनाइट ऑयल। देर रात्रि वाला जो ऑयल है लैंप का, उसे जला देना, ख़त्म कर देना। राइट? तो देखिए उसने जी तोड़ मेहनत की। मेहनत करना पॉजिटिव वर्क है, मेहनत करना क्या है? वर्क, पॉजिटिव। लेकिन रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। उसने जी तोड़ मेहनत की थी लेकिन वह पास नहीं कर सका एग्ज़ाम। पॉइंट इज क्लियर? वर्क कैसा था? पॉजिटिव। रिजल्ट कैसा आया? नेगेटिव। तो क्या यूज़ करोगे स्टूडेंट्स? यहाँ यूज़ करेंगे आप बट। जरा दूसरी तरफ देखिए क्या होता है। ही डिड नॉट बर्न his midnight oil dash he passed the exam। अब देखिए उसने मेहनत नहीं की थी, उसने जी तोड़ मेहनत नहीं की थी और फिर भी उसने एग्ज़ाम पास कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्क कैसा किया उसने? नेगेटिव। और रिज़ल्ट क्या आया? पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या लगाओगे आप? येट। पॉइंट इज क्लियर? आई रिपीट, अगर वर्क होता है पॉजिटिव, रिजल्ट आता है नेगेटिव, यूज़ करते हैं बट। अगर आपका वर्क होता है नेगेटिव और रिजल्ट आता है पॉजिटिव तो यूज़ करते हैं येट। दिस इज द डिफरेंस। बट का मीन्स लेकिन और येट का मीन्स फिर भी। बट मीन्स क्या होता है? लेकिन, और येट मीन्स फिर भी। या स्टिल भी लगा सकते हो आप, एक ही बात है, स्टिल। इज दैट क्लियर? और दोनों ही कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होते हैं, दोनों ही विरोधाभास के लिए यूज़ होते हैं। बट में थोड़ा कम विरोधाभास होता है और इसमें ज़्यादा विरोधाभास होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला होता है। बट सिंपली आप याद रखिएगा, अगर आपको वर्क पॉजिटिव है, रिजल्ट नेगेटिव आया तो बट। अगर आपका वर्क नेगेटिव है और रिजल्ट आया पॉजिटिव तो क्या लगाना है? येट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका वाइल या फिर वेयर एज, और उसके साथ हम दूसरा लेंगे नॉट स्टैंडिंग विद। तीसरा लिखें आप, आखिरी और तीसरा, या तो वाइल या फिर वेयर एज, सॉरी। और इसके साथ बनेगा नॉट स्टैंडिंग विद। एक ही वर्ड है ये,
वाइल एंड वेयर एज, और दूसरी तरफ नॉट स्टैंडिंग विद। वाइल एंड वेयर एज का मतलब क्या होता है? जबकि, नॉट स्टैंडिंग विद के बावजूद, वाइल एंड वेयर इज मीन्स जबकि, नॉट स्टैंडिंग मीन्स के बावजूद। देखिए, आई टीच इंग्लिश डैश माई फ्रेंड टीचेस मैथ्स। क्या लगाओगे? जबकि के बावजूद। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ जबकि मेरा दोस्त मैथ्स पढ़ाता है, ये लगाओगे? या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त मैथ्स पढ़ाने के बावजूद? हाँ, क्या लगाओगे? यस, वेयर एज। और या फिर क्या लगाओगे? वाइल। क्लियर? आगे देखिए, रितिका could not get job dash hard work। रितिका को नौकरी नहीं मिली जबकि मेहनत, ये लगाओगे वेयर एज। या रितिका को नौकरी नहीं मिली मेहनत के बावजूद, मेहनत के बावजूद भी रितिका को नौकरी नहीं मिली, क्या लगाओगे? यस, नॉट स्टैंडिंग विद। क्या लगाएंगे? नॉट स्टैंडिंग विद। सो वेयर एज मीन्स जबकि, नॉट स्टैंडिंग विद मीन्स के बावजूद। इज दैट क्लियर? एक या दो छोटे मोटे और रह गए, उनका थोड़ा सा और देख लीजिए आप। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट है वेयर एवर। वेयर एवर मीन्स वेयर एवर और वेन एवर, दो हो गए। वेयर एवर प्लेस के लिए आता है, वेन एवर टाइम के लिए आता है। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, और वेन एवर जब कभी भी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज let me know about my bike key dash you find it। अब वो कह रहा है कृपया मुझे बता दीजिएगा मेरी बाइक जो चाबी है, बाइक की चाबी, उसके बारे में। जब कभी आपको मिल जाए, जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए। बताओ, जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए। वेयर एवर यू फाइंड इट। प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा अबाउट माई बाइक की, मेरी जो बाइक की चाबी है उसके बारे में। वेयर एवर यू फाइंड इट, जहाँ कहीं भी आपको वो मिल जाए, प्लीज़ बता दीजिएगा। एक और देखिए, वेयर एवर आई गो आई स्टील द सोल। आई स्टील द सोल। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे कि वेयर एवर आई गो आई स्टील द सोल। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अपने नाम के झंडे गाड़ देता हूँ। क्या हिंदी है इसकी? मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अपने नाम के झंडे गाड़ देता हूँ। वैसे सेंस निकालिए, वेयर एवर आई गो, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ
आई स्टील द सोल, सोल होती है आत्मा, स्टील होता है चुराना, मैं लोगों की आत्माएं चुरा लेता हूँ, लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर देता हूँ, ऐसा कहते थे बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। सो वेर एवर किसके लिए आ रहा है? प्लेस के लिए। एक देखो टाइम के लिए, आई वॉच टीवी डैश आई गेट फ्री टाइम, आई गेट फ्री टाइम। क्या लगाओगे? वेन एवर, टाइम की बात कर रहा तो क्या लगाओगे? वेन एवर आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, वेन एवर आई गेट फ्री टाइम, जब कभी मुझे खाली समय मिलता है मैं क्या करता हूँ? टीवी देख लेता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, आपने क्या देखा? वेयर एवर यूज होता है प्लेस के लिए एंड वेन एवर यूज होता है टाइम के लिए। इज दैट क्लियर? कोई इश्यू, कोई डाउट? चलिए अब लिखते हैं कुछ वोकैबुलरी। 5 वोकैब लिखिए। आपके एग्जाम में सिलेबस के अंदर 2 वोकैबुलरी हैं, एक इडियम फ्रेजेस और दूसरा है फ्रेजल वर्ब्स। तो वोकैबुलरी बढ़ाते चलिए। इट्स ऑल अबाउट दी कंजक्शंस। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंजक्शन के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है? कि जो वीडियोस आपको दिए गए हैं उनको रिवाइज करना है और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे आपके कितने मार्क्स आते हैं। आप चेक कीजिएगा, अपने आप को जज कीजिएगा। राइट, लेट्स मूव। लिखिए कुछ वोकैबुलरी। एट स्टोन्स थ्रो क्या होता है? पिछली बार मैंने कराया था एट स्टोन्स थ्रो, लास्ट वीडियोस में कभी न कभी कराया है। एट स्टोन्स थ्रो होता पास से ही, नज़दीक से ही। एट स्टोन्स थ्रो। वोकैब लिखें। फर्स्ट लिखें बटर बोथ साइड्स ऑफ ब्रेड। बटर बोथ साइड्स ऑफ ब्रेड, इसका मतलब होता है डबल बेनिफिट। डबल बेनिफिट, और यू कैन से डबल पॉजिटिव अर्निंग और बेनिफिट, डबल इंजॉयमेंट, कुछ भी कह सकते हो। हिंदी में कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना, 5 उंगली घी में होना। ठीक है, आनंद में रहना। तो देखिए, हैविंग बटर बोथ साइड्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के दोनों तरफ बटर लगा होना। वाओ, ब्रेड है उसके दोनों तरफ बटर लगा होना, यानी कि 5 उंगली घी में होना, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना। सो डबल पॉजिटिव अर्निंग, अच्छी अर्निंग होना या अच्छा टाइम होना, इस तरीके से हम इसका सेंस निकालते हैं। नेक्स्ट, वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून, ईद का चांद होना, रेयरली, कभी कभी दिखाई देना। हे वेयर आर यू, वंस इन ब्लू मून, आप कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं देते हो आजकल, कभी कभी दिखाई देते हो, ईद के चांद हो रहे हो। इज दैट क्लियर? सो वंस इन ब्लू मून इट मीन्स रेयरली, ईद का चांद होना। आगे बढ़े। एन एक्स टू ग्राइंड, हैविंग सेल्फिश मोटिव, स्वार्थ भरा उद्देश्य होना, अपना उल्लू सीधा करना। एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स होती है कुल्हाड़ी, ग्राइंड होता है उसे घिसना। ठीक है, जॉन बेंजामिन होते हैं, इंग्लैंड की बात होती है, उनके पास एक मशीन होती है बहुत शानदार,
जो पत्थरों को, कुल्हाड़ी वगैरह को घिसती थी, अच्छा करती थी, शार्प करती थी। उनके पास उनका पड़ोसी आता है कुल्हाड़ी लेके बड़ी सी, वो उनसे जेलस फील करता था। वो कहता है बेंजामिन साहब ये मेरी कुल्हाड़ी है, ज़रा इसे प्लीज़ शार्प कर दीजिए। उसके अंदर स्वार्थ भरा उद्देश्य था, उसे पता था मेरी कुल्हाड़ी भी शार्प होगी और हो सकता है इनकी मशीन में कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कुल्हाड़ी बहुत हार्ड थी। जॉन बेंजामिन साहब एकदम खुश हो गए, वाह लाइए साहब आपकी कुल्हाड़ी शार्प कर देता हूँ। और जैसे ही कुल्हाड़ी को शार्प करना शुरू किया, बेंजामिन साहब की मशीन टूट गई, उनकी तोड़ी कुल्हाड़ी साफ़ हो गई, शार्प हो गई। तो जो व्यक्ति बेंजामिन साहब के पास आया था, उसका उद्देश्य मन में कैसा था? सेल्फिश था नेचर उसका। तब से इडियम बना एन एक्स टू ग्राइंड, एक कुल्हाड़ी घिसने के लिए, यानी कि हैविंग सेल्फिश मोटिव, जिसका उद्देश्य कैसा हो? स्वार्थ से भरा हुआ हो। उद्देश्य कैसा हो? स्वार्थ से भरा हुआ होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, हैव वी गो। देखिए, A drop into ocean. A drop into ocean means very less, बहुत कम होना। ऊंट के मुंह में जीरा, हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। ए ड्रॉप, एक बूंद महासागर में। महासागर में जिस प्रकार एक बूंद काम करती है, जब ऊंट को भूख लगे और आप उससे कहो ओपन योर माउथ और एक जीरा डाल दो, टक, क्या उसका पेट भर जाएगा? तो बहुत कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा कम, उसे क्या बोलते हैं? ए ड्रॉप इनटू ओशियन, वेरी लेस, बहुत कम होना। हियर वी गो, आगे बढ़े। इट्स 9 days वंडर। 9 days वंडर मेन है ये, 9 days wonder. It means temporary pleasure, कुछ समय के लिए आया हुआ सुख, क्षण भर के लिए आया वाला सुख। हिंदी में कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट्स 9 days वंडर। 9 दिन की चकाचौंध है, फिर तो वही है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो कुछ समय के लिए प्लेजर होना, उसे क्या बोलते हैं? 9 days वंडर। लेट्स रिपीट इट, एक बार रिपीट करें। फर्स्ट क्या है? देखिए, बटर बोथ साइड्स ऑफ ब्रेड, मतलब बटर जो है ब्रेड के दोनों तरफ लगा होना, ठीक है, उसे बोलते हैं डबल पॉजिटिव या अर्निंग या हैविंग गुड प्लेजर, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। हिंदी होती है इसकी, क्या होती है हिंदी? दोनों हाथों में लड्डू होना, ठीक है, 5 उंगली घी में होना। नेक्स्ट है हमारे पास वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून होता कभी कभी दिखाई देना, रेयरली, कभी कभी। नेक्स्ट है एनेक्स टू ग्राइंड। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश नेचर, मोटिव, स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। ए ड्रॉप इन टू ओशियन मीन्स वेरी लेस, ऊँट के मुंह में जीरा। और फिर है इट्स 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इट मीन्स टेम्पररी प्लेजर, टेम्पररी प्लेजर। सो डियर व्यूवर्स, ऑल रीट स्टूडेंट्स जितने भी मुझे देख रहे हैं रीट वाले, सारे वीडियोस आप देखें, पूरा कोर्स रिवाइज करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यूनिट 1 का। किस तरीके से यूनिट 1 आपके एग्जाम में आती है, किस तरीके से अनसीन पैसेज आता है, वो किस तरीके से इन्फ्रेंस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से कंजक्शन पर आता है और किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आता है। सो टिल देन पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, एकदम बिंदास रहिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।